कल आपको पता है यूपीएससी का जो पर्व है वो ख़त्म हो गया है। आईएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम कल हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सा इस पे हम चर्चा दो फेज में करेंगे। दरअसल एक तो जो कल पेपर हुआ है उसको मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा कि नोट्स में कहाँ से आया क्या आया, वो इस बार जो एग्ज़ाम दिए वो स्टूडेंट करेंगे डिस्कस। पर उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है, देखिए इस पेपर को देखते हुए हम इसको नहीं कह सकते कि टफ है। ये सबसे वाहिया यूपीएससी ने क्या चाहती है, एक बार या तो उससे पूछा जाए खुद से कि तू बता भाई चाहती क्या है, उस आधार से हम पढ़ें। जिन बच्चों ने, ऐसे बच्चों ने सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तैयारी की है, उनके तोते उड़ गए पेपर को देख के। ये पेपर 26 पेज का है। यूपीएससी के चेयरमैन साहब को या उनके पूरे 10 जनों के बोर्ड को बिठा देना तो 2 घंटे में ढंग से पढ़ नहीं सकते इस पेपर को। इतना लेंथी पेपर बनाया गया, एक एक क्वेश्चन आधा पेज में। उनको शर्म नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, चाहते क्या है वो इन बच्चों से जो फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर करके फाइनल ईयर में बच्चा आया है या फाइनल ईयर जो की है अभी, वो बच्चे कैसे समझेंगे इन चीज़ों को। एक तरफ आप सिलेबस में ये लिखते हो कि आपको 10th लेवल का एनवायरनमेंट पढ़ना है और आपको स्पेशलाइज नहीं होना उस सब्जेक्ट में, ऊपर से आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट के ऐसे क्वेश्चन डालते हो, खुद स्पेशलिस्ट जो होगा एनवायरनमेंट का वो नहीं कर सकता उन क्वेश्चन को। तो वो चाहते क्या है कि फैक्ट बेस्ड पेपर, इतने फैक्ट डाले गए जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं इस एग्जाम से। आप कॉन्सेप्ट चाहते हो आप, या फिर ऐसा चाहते हो कि कंप्यूटर आए यहाँ पे रट के आए और फिर वो आगे जाके आईएएस बन जाए। यूपीएससी को सुधार करने की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने ये सोचा था पैटर्न बदलेगा यूपीएससी का, पर हमने ये नहीं सोचा कि इतना बकवास पेपर बनाया जाएगा जो बिना पैर बिना पूछ के। सच में इस बोर्ड को रियल में एक साथ रिजाइन करना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए। ये ग्लैमराइजेशन चाहते हैं कि देखो हमने बहुत टफ पेपर बनाया। अरे भाई साहब, एक टफ नहीं है। टफ कहते किसको है कि आपके पास जो पेपर में क्वेश्चंस आए वो आपने नहीं पढ़े या थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ते तो क्वेश्चन हो जाए, उसको टफ कहते हैं। आपको ये नहीं पता आपका सिलेबस क्या है, आप एथिक्स के 4 क्वेश्चन डाल रहे हो। एथिक्स इज द पार्ट ऑफ द मेंस। आप कैसे डाल सकते हो एथिक्स के क्वेश्चन प्री के एग्जाम में? अरे या तो आपको सिलेबस नहीं पता या आप हम लोगों को गलत डिलीवर कर रहे हो। जब सिलेबस दे रखा है, 6 टॉपिक है साफ साफ, उनमें एथिक्स का कहीं नाम नहीं है, तो आप एथिक्स के क्वेश्चन कैसे डाल सकते हो? तो ये साफ साफ इनकी दादागिरी है, जो कि नए बच्चों से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं खुले शब्दों में मेरे खिलाफ एफआईआर कर दें, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं, वाहियात पेपर है। इनको सच में पेपर बनाना ही नहीं आता और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जेक से वहां पे पोस्ट पे बैठे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि 2 घंटे में पेपर का लेवल होना क्या चाहिए, पेपर को कितना लेंथी बनाना चाहिए, पेपर का सिलेबस क्या है। या तो आप लिख के दीजिए, आप तो हम लोगों को क्या कर रहे हो, हम लोगों को पागल बना रहे हो। आप लिख रहे हो कि आपको स्पेशलाइज नहीं बनना और आप क्वेश्चन स्पेशलाइज से भी बढ़ के दे रहे हो। या तो आप लिख के मत दीजिए, वहां पे आपने डिमार्केशन तय किया है, क्रॉस आप कर रहे हो। हम तो डिमार्केशन से थोड़ा मतलब जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिर भी वो क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहे। तो ये सच में, अगर ये पेपर जिन बच्चों का नहीं हो रहा है उनके साथ सच में उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये गलती यूपीएससी के लोगों की है जिन्होंने पेपर बनाया है। ये पेपर उन लोगों का पास होगा जो तुक्के मास्टर होंगे। पढ़ने से ये पेपर नहीं होना। आपने पहला ही एक मेंटली प्रेशर ऐसा बना दिया बच्चे को पेपर देखते ही कि जो उसे याद है वो भी चला गया। और मुझे आइडिया था कि कुछ ऐसा यूपीएससी के साथ विश्वास कर ही नहीं सकते। अभी आप देखोगे जिन्होंने पेपर दिया अपने क्लासरूम स्टूडेंट ने, वो आपको पेपर एक्सप्लेन कराएंगे। उस पेपर का क्वेश्चन है एक तरफ रजिस्टर में कहां लिखाया हुआ वो है, और एक तरफ हमने टेस्ट सीरीज में कहां पूछा है वो भी है। हमारे अभी तक, क्योंकि सुबह 6 बजे से दोनों और एक दीपक, 3 जने, एक आकाश, 4 जने मेहनत कर रहे हैं, अपने रजिस्टर खोल के बैठे हुए हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन निकाले हैं और इन्होंने ही ये स्लाइड बनाई है कि यहाँ से क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन हमारे निकल गए और मैं श्योर हूँ 10 क्वेश्चन और निकल जाएंगे। बात ये नहीं कि इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बात ये है कि एक बच्चा इतना मटेरियल याद कैसे करेगा। इंस्टीट्यूट तो पढ़ा देगा, उसे तो लिखाना ही है, पर एक बच्चा इतने फैक्ट
इतनी डिटेल याद रख के पेपर कैसे अटेम्प्ट करेगा? उसे फिर वो सारी चीजें कैसे याद होंगी उस समय में? मैंने हर बार ऐसे ही प्री की मेरिट को पहले ही मैंने बताया, और वो देखना हमेशा उसके पास, मैंने 2023 में कहा था 37 रहेगी, मतलब 35 से 38 37 रही। इस बार मैंने आज मुझसे कल न्यूज़पेपर वालों ने पूछा, मैंने उनको 32 बताई है, जैसे आज के पेपर में पढ़ना। तो मैं आज भी यही कह रहा हूँ, इसकी मेरिट सच में बहुत नीचे जाएगी। जिनका सी सेट निकल रहा है उनको देखने की जरूरत ही नहीं है जीएस में। तो ये बात तो ये हो गई कि जो कि हम यूपीएससी का सीरियसली बॉयकॉट करते हैं इस चीज को लेके, जो इतने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अब हम जो पेपर हुआ है और अपने यहाँ पर जो बच्चों ने तैयारी की है क्लासरूम में रहकर, और जिन्होंने एग्जाम के पहले दिन तक आए हैं ना, एग्जाम के पहले दिन तक आए हैं और फिर एग्जाम दे के भी वापस यहीं आए हैं, उन लोगों के क्लासरूम नोट्स से हम पेपर को टैली करेंगे कहाँ से क्या आया है। और ये सारा भावना कुलदीप कराएंगे आपके, बाद में वो अक्षिता और वो सीखा वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है? हाँ भावना, स्टार्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात कर रहा है फॉलोइंग टेम्पल हैज ए नागरा स्टाइल शिखर के बारे में, कि कौन कौन से टेम्पल हैं जो नागरा स्टाइल के। ये चीज़ अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो ममता मैम ने बहुत डिटेल से बता रखा है, उसके एग्जांपल्स एक्सेट्रा। और एग्जाम से पहले ये जो पीडीएफ ये सर ने हमारे ग्रुप के अंदर भेजी थी, ऐसे शॉर्ट नोट किया, हमारे तो लास्ट मोमेंट याद कर सके कौन सा टेम्पल कहाँ से आया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो जैसे ममता मैम ने बताया था कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नागरा होता है, ये चीज़ आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगी। थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे नॉलेज लगाओ तो यही होल वो कि नर्मदा के आसपास रहता है, जो कि नागर में ही होता है। तो ये चीज़ बहुत डिटेल में हमें बता रखी थी, जिसकी वजह से बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके आराम से हो जाता है। इसके अलावा बकायदा इन टेम्पल के नाम सही देखो, नागरा स्टाइल के ये रहा एग्जाम्पल, कौन कौन से उड़ीसा में कहाँ पे, खजुराहो में कहाँ पे, बकायदा टेम्पल की लिस्ट दे रखी थी, कौन कौन से टेम्पल है, किसके एग्जाम्पल है। तो ये टोटल देखो, ये व्हाट्सएप की फोटो डाली 13 फोटोज थी पूरी, जिसके अंदर द्राविडियन सारे कवर थे। तो ये लगभग 10 दिन पहले कि एक बार रिवीजन करने के लिए रजिस्टर के अलावा ये फोटोज डाली गई थी याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एका मूवमेंट और बारडोली सत्याग्रह को लेके। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इवन बहुत से बच्चे जिन्होंने मेरे साथ में यहाँ पे मॉडर्न पढ़ी होगी या फिर जो आगे जाके पढ़ेंगे वो चीज़ें बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे कि जो बारडोली सत्याग्रह वो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्यों किया था, क्योंकि प्राइसेस जो टैक्स की प्राइसेस वो बढ़ गई थी। और जो एका मूवमेंट है वो नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एका मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश अवध। तो यहाँ पे आप जो फोर्थ ऑप्शन है उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। एंड एट द लास्ट आपके पास में ये सी ऑप्शन ही बचता है, जिसके अंदर जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से बताई गई है कि बारडोली सत्याग्रह लैंड रेवेन्यू की वजह से हुआ था और एका मूवमेंट रेंट की एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ था। साफ साफ ऑप्शन के अंदर आंसर है कि दोनों हुए क्यों। तो एका की डिटेल रजिस्टर का नोट्स यहाँ है और बारडोली की डिटेल यहाँ पर है नोट्स के अंदर, जो इनके दिखाया हुआ कि ज्यादा टैक्स होने के कारण बारडोली लगाया गया 22 से 30%, साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आप देख लीजिए, हड़प्पा टाउन्स को लेके क्या क्या मिला हो। हड़प्पा टाउन्स ही मोस्ट ऑफ बच्चों ने यहाँ पे पढ़ रखा होगा और वो इससे लिंक कर पाएंगे। जैसे कि इसका अगर मैं सारे क्वेश्चंस की बात ना करूँ तो ये नया इस बार पैटर्न आया था कि आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, आपको एनालाइज करके इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ना था, फिर आपको ऑप्शंस चूज करने थे। इसका जो बेसिकली थर्ड ऑप्शन है उसमें आपको सीधा सीधा दिख रखा है कि दे हैव देयर ओन वेल्स, बाथिंग प्लेटफॉर्म एंड लार्ज रूम्स, जिसके अंदर सीधा लिखा है उनके खुद के घरों के अंदर ये सारी फैसिलिटीज थी। और यहीं पे थर्ड स्टेटमेंट है कि द एमरजेंसी ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट को बताते हैं स्टेटमेंट 3। अगर इस ऑप्शन के अंदर आपको लिखा हुआ है कि उनके खुद के घरों में सारी फैसिलिटी थी तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम ही नहीं बनता। अगर आप इसको सीधा एलिमिनेट करते तो भी आपको आंसर मिल जाता, ए आंसर आ जाता। अदरवाइज हमने लिख भी रखा कहाँ से क्या मिला। जैसे द हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथरूम, बाथिंग एरियाज एंड एक्सेट्रा। उनके पास में अच्छा खासा सिस्टमेटिक वेट था, वो 16 इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम की जरूरत नहीं थी। तो थर्ड को एलिमिनेट करते देखो, थर्ड गया तो आंसर बचा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार क्वेश्चन, ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है और इनके बकायदा डिफरेंस बिटवीन द स्टार क्वेश्चन एंड अनस्टार क्वेश्चन आपके सामने भी है और इतनी बार टेस्ट सीरीज में लिया हुआ क्वेश्चन है, ये तो आपके सामने है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। आपको जोर से बोलेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कमिटी पे। हाँ 4 कमिटीज, ये ऑलमोस्ट सब बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पे थे, एवरीवन नोज दिस। जो वाई एच मालेगांव कमेटी है वो एसएफजी पे होती है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप पे और वो नाबार्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, उसमें आरबीआई का इतना कोई रोल नहीं रहता, तो इससे आप इजीली कर सकते हैं। और मल्होत्रा कमेटी भी, तो आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे उर्जित पटेल कमेटी लिखाई हुई है और यहाँ पे आइए देखिए मल्होत्रा कमेटी लिखी हुई है इंश्योरेंस को लेके, और ये मालेगांव कमेटी दिखाई हुई है और मालेगांव कमेटी पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो तीनों को जैसे ही करोगे चौथा आंसर आ जाएगा। तो तीनों कमेटी के नाम आपके सामने हैं जो डिटेल्स आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 13 पे लेके 13 1 2 3 4। 13 जो आर्टिकल है, सारे आर्टिकल्स हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ पे ये मेनली 13(3) पे फोकस करता है, जिसके अंदर ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन ये है कि वाई पर्सन बोलता है कि 13(3) के अंदर कस्टम्स है, बल्कि दूसरा पर्सन बोलता है 13(3) में कस्टम्स नहीं है। अगर आप 13(3) को डिटेल में पढ़ते तो आपको पता होता है कि कस्टम्स भी है, उसके अंदर प्रैक्टिस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ भी है, जो कि इसके अंदर लिखा है कस्टम्स एंड यूजेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ द फोर्स ऑफ द लॉ। तो आपका सीधा आंसर आ जाता। इसके अलावा 13 देखिए आपकी डिटेल में रजिस्टर के अंदर पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है कि कस्टम है, 13(1) क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, सारी डिटेल जो क्वेश्चन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एनबीएफसी को लेके। हाँ, एनबीएफसी ये बहुत डिटेल में पढ़ते, इवन ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ज़्यादा माइंड लगाने की नीड भी नहीं रहती, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है एनबीएफसी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते डिपॉजिट्स, और सारी एनबीएफसी को आरबीआई के पास में रजिस्टर होने की नीड भी नहीं होती। अगर आप एग्जांपल याद रखें तो जैसे कि निधि कंपनी पढ़ता है एनबीएफसी है, उसको लाइसेंस लेने की नीड नहीं होती आरबीआई से, आप उसे हटा सकते थे। और ये जो पॉइंट है एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और फॉर्म पेमेंट और सेटलमेंट, ये आपको सीधा सीधा लिखाया जाता है कि वो पार्ट नहीं क्रिएट करते, ना वो चेक्स वगैरह इशू करते हैं, तो इसके थ्रू आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर आ जाता है। ये भी आपके सामने दिखे हुए, प्लस ये रहा देखो आगे निधि कंपनी कितनी डिटेल है, साफ साफ लिखा है कि टाइप ऑफ एनबीएफसी, इसके लिए लाइसेंस की नीड नहीं होती, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है आपके सामने। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने रजिस्टर की, जहाँ से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है पाली टैक्स को लेके। पाली टैक्स ये महाजन पर जब हम पढ़ते हैं तब एकदम डिटेल से दिखाया जाता है, जिसमें कि ये पहला बताया कि वहाँ पे मेनली इसके अंदर पंचमार्क कॉइन, सिल्वर्स एंड ऑल ये सारे इशू होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे इसको एनालाइज करके पढ़ते तो हमें पता होता है कि पंचमार्क कॉइन्स की वजह से हमें पता चलता है कि अर्बनाइजेशन आई थी, तो ये अर्बनाइजेशन वाला पार्ट तो एकदम सही होता है। और जैसे ही पंचमार्क कॉइन्स आते हैं उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक एरा के बार्टर सिस्टम एंड ऑल चलता था, लेकिन कॉइन्स आने के बाद में मनी इकोनॉमी फ्लो होना शुरू होती है, तो ये दोनों आपको आराम से आ जाते हैं। इसी से आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इन रिवर को पुराने टाइम में क्या कहते थे, तो ये बकायदा आपकी लिस्ट भी लिखाई हुई है मैम की कि क्या क्या रिवर है उसको पुराने टाइम में क्या कहते थे, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो तीनों के तीनों पूछे, परुस्नी, वितासा, विपासा, ये बकायदा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चेरा, चोला और पांड्या के राजाओं के नाम दिए, क्या ये राजा थे इनसे? हाँ, जैसे कि ये मेनली राजाओं के नाम थे। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं तो जो उदयन चेरल है वो एक फर्स्ट चेरा रूलर था, लेकिन यहाँ पे चोला लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से एलिमिनेट हो तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता कि ये देखिए ये चेरा हेडिंग है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है उदयन चेरा, तो यहाँ पे क्या लिखा, चोल लिखा, मतलब सेकंड तो रॉन्ग है, तो सेकंड रॉन्ग है तो भी आपका आंसर आने का चांसेस है। सेम कुटुम रेड चेरा। हाँ, लेकिन जस्ट आगे देखोगे, देखो अगले दोनों राजाओं की डिटेल है कि और ये सेन, तो रजिस्टर से डायरेक्ट तीनों राजाओं के नाम है कि कौन कौन से बिलोंग करते हैं, तो ये आंसर आ जाता आपका। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को के अंदर मोइदम। ये क्वेश्चन सर ने इसके बारे में कुलदीप बोलेगा मोइदम के बारे में। मोइदम के बारे में हम सबको पता है, सर ने पहली बार हम लोगों को 2 से 3 बार टेस्ट सीरीज में भी दे दिया क्वेश्चन, और इसको 2-3 बार हमने डिटेल में सर ने बता भी दिया हमें। हम सबको पता है मोइदम जो है ये बरियल्स वगैरह, ग्राउंड वगैरह उसका क्वेश्चन था। अगर आप इसको लेते तो इस एक ही क्वेश्चन से अगर आप यही उठा लेते कि ये बरियल्स के बारे में कह रहा है, तो भी आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो सीधा सीधा आ जाता, और बकायदा मेंशन सीधा कर पाते हैं। यूनेस्को हेरिटेज में है और है, ये बकायदा मेंशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीआई। हाँ भावना। एमपीआई ये सर ने बहुत बार डिटेल में करा रखा था, इवन हमने एमपीआई अपने रजिस्टर्स में भी लिखा। आपने मुझसे यूएनडीपी की एमपीआई पढ़ी होगी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और सबसे बेसिक था कि इवन जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें बहुत सी चीज़ें फेमिलियर थी। एक ऐसा होता है कि पेपर के अंदर नॉलेज जरूर नहीं, और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें फेमिलियर लगती हैं तो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं, हाँ मुझे आता है, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है कि आपको पता होता है हाँ ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी है, आप उससे फेमिलियर होता है, आप उसको कर पाते हो। तो यही हुआ था कि हमने जब ये चीज़ें हमने देखी तो हमें फेमिलियर के हाँ हमें आता है, हम कर लेंगे। देखो पहला ऑप्शन था एल्किरे फोस्टर, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रखा कि एल्किरे फोस्टर होता क्या है, तो इसके बारे में पूरा क्वेश्चन दिया।
और इसमें पूछा है कि क्या एमपीआई कैलकुलेट होती है अल्कीरेट फोस्टर पे, तो बकायदा मैंने क्वेश्चन दिया। इधर देखो फिर मैंने एमपीआई पे क्वेश्चन पूछ रखा है टेस्ट सीरीज के अंदर कि एमपीआई के तीनों ऑप्शन 4-4 बार दिखाता हूं मैं आपको। आगे देखिए दोबारा एमपीआई पे क्वेश्चन पूछा, वहां पूछा नीति आयोग निकालना, मेरा क्वेश्चन यही है। आगे जस्ट एक और क्वेश्चन आएगा और ये रजिस्टर में डिटेल है एमपीआई की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड। अब देखिए ये वो यूएनडीपी, अब इंडिया वाली देखो मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रखा है एमपीआई पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग, ये इंडिया वाली एमपीआई है, मैंने ये भी क्वेश्चन दे रखा है और ये सारे स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के अंदर है। आप देख ले, अपने पास एक्स्ट्रा डिटेल, इनके पास कम है। देखो एमपीआई कैलकुलेट नीति आयोग, तो हमने तो क्वेश्चन वाइज पूछ रखा है इतने, ये तो हमने बहुत कम डाले, एमपीआई पे 10 क्वेश्चन पूछे थे मैंने। नेक्स्ट 1919 ये जो एक्ट वगैरह थे वो सर ने बहुत डिटेल से बता रखे थे और यहाँ पे लास्ट में रटाया, एक एक को बैठ के रटाया था। 1909, 1919, 1935 नहीं रटाया था मैंने। उसका रीजन क्या था कुलदीप? कि वो पिछली बार ही आया था इसलिए रटाया नहीं। तो 1909, 1919 पूरे 73 से लेके पिट्स इंडिया 84, 1813, 1833, 1851, 53, 1857, 1861 ये सारे रटाए हुए थे कि पक्का श्योर एक क्वेश्चन और 1919 से क्वेश्चन आ गया। और ये देखो सारे मेरे डिटेल वाइज लास्ट में रटाए हुए 1861, 1892, 1909, ये रहा 1919 चैम्फोर्ड। और यही क्वेश्चन था कि दो भागों में बांटे हुए थे, दोनों भाग भी लिखा है, मिनिस्टर चलाते थे, एक तो गवर्नर चलाता था, ये सारी डिटेल थी यहाँ पे लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो पोर्ट्स वगैरह का क्वेश्चन था वो जय मैम ने हमें बहुत अच्छे से करवाए थे। उन्होंने हमें बोला भी था कि पोर्ट्स वगैरह कर लेना, वो डिटेल में थे। ये जय मैम के ने हमारे ग्रुप के ने पीडीएफ भेजी थी, उसका है। और बाकी जो सारे क्वेश्चन थे वो सर ने टेस्ट सीरीज में लिए थे। देखो इसी पोर्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन है, तो मैंने 2 या 3 ही डाले। तो एक तो क्वेश्चन ये डाला मैंने कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसे काम कर रहा है, कब से ये चला रहा है, तो ये हमने डाला। दूसरा हमने लिखा, ये देखो आगे जस्ट क्वेश्चन है इसी पोर्ट के बारे में कि ये वाला। तो ऐसे 4-5 थे, अभी कुलदीप ने निकाल के दी, मैंने कहा 2 बहुत है, ज्यादा नहीं डालना। ये आपके सामने है सारी डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राउड फंडिंग। ये क्वेश्चन और इसके साइड में जो है ये सर ने जो टेस्ट सीरीज दिया था उसका क्वेश्चन था। इवन इसकी डिटेल उससे बहुत ज्यादा थी कि हाँ हम उस चीज को बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पा रहे थे कि हमने ये चीज पढ़ रखी है एक्सेट्रा। देखो बकायदा यहाँ तो क्राउड फंडिंग के बारे में यही बताया कि मल्टीपल थ्रू ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। अपने तो बकायदा कितने पर्सन होते हैं, कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट से एग्जेम्प्टेड कराता है, सारी डिटेल तक आ दे रखी है। रिटेल में क्या है, एफडीआई में क्या है, तो ये तो क्वेश्चंस है, फिर इसका एक्सप्लेन अलग होता है, पर क्वेश्चन में ही इन सारों के आंसर है। तो ये आपकी क्राउडिंग फंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका ये जो क्वेश्चन आया था उसके साथ में हमारे पास में ये जो है ये सर के टेस्ट सीरीज का है, जिसके अंदर इसको बहुत डिटेल से समझा रखा है। इसके अंदर होता क्या है, कौन सा कन्वेंशन होता है, कितने एक्ट लगता है, क्या क्या इसके प्रोविजंस एंड एक्सेट्रा, बहुत बेसिकली इन वेरी डिटेल कि हम उस चीज़ को अच्छे से एलिमिनेट कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे। इवन हम इतना हमारे अंदर पोटेंशियल था कि हम उस चीज़ को कर सके, हम उसको स्किप करके आगे ना जाए। दरअसल क्या है कि एविएशन को मेरे लिए श्योर था, इतने एयर एक्सीडेंट हुए तो 2 क्वेश्चन आगे देखो, एक एविएशन इंश्योरेंस आए, एक ब्लैक बॉक्स आ गया। दोनों ही मैंने बहुत डिटेल में करवा रखे और दोनों ही कई बार टेस्ट सीरीज में कन्वेंशन पूछा तो हमने कन्वेंशन पे भी क्वेश्चन दिया, कब क्या कैसे, तो बकायदा इस पे बहुत अच्छे से काम किया गया था। उनके 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट, स्तूपास ममता मैम ने बहुत डिटेल में करवा रखे थे। जैसे कि इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोअर वैली ऑफ कृष्णा, जो अमरावती स्कूल है वो लोअर वैली ऑफ कृष्णा, जिससे कि फर्स्ट और ये थर्ड तो हो रहा है। अगर आप सेकंड की बात करो तो सेकंड में ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा कि नेक्स्ट लास्ट टू द सांची स्तूपा, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। इवन अमरावती के इतने ज़्यादा हमको वो मिले भी नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रोकन मिला है और ये आराम से एलिमिनेट हो सकता था उसमें। और ये आप अमरावती स्कूल, अमरावती स्तूपा, सारनाथ जब पढ़ा है तो कंपैरिजन कर लो कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, उस आधार पे भी क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जेनेटिक मेडिसिन। इस पर तो इतना सारा पढ़ा है क्योंकि जेनेटिक में मैं श्योर था क्वेश्चन आएगा जीन एडिटिंग पे, तो इनको करके भी दिखाई कि डीएनए कैसे काटते हैं, कौन सी कैंची यूज होती है, सारा साइंस टेक के अंदर मैंने पढ़ाया है। देखिए साइंस टेक सर ने इतनी बार बोला था कि पढ़ लेना है क्योंकि साइंस टेक आएगी तो बहुत अच्छे और इस बार 18 क्वेश्चन आए हैं और इतने अच्छे से रिवीजन कराए, इतना अच्छे से कराया। मैंने कहा साइंस टेक को साइड करें, साइंस टेक पे धोखा होगा। इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए और साइंस टेक अच्छी आई। सिंगल वर्ड देखना, साइंस टेक के क्वेश्चन देखना इनके रजिस्टरों में, वर्ड टू वर्ड।
इसमें जो मेनली तो हमने थर्ड स्टेटमेंट पूरा हटा दिया था क्योंकि एंटायर डीएनए की बात आ गई थी। बाकी लिपिड नैनो पार्टिकल्स एंड एक्सेट्रा ये सब नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि वो टाइनी ऑयल बेस होते हैं जो कि ड्रग को सीधा करेक्ट साइट तक ट्रांसफर करते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, साइंस टेक का क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन पूछा। हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि बहुत अच्छे से लिखवा रखा था। इवन आप देख सकते हैं कि सर ने बहुत इजी वर्ड में बताया था कि AI होता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन लाइक राइट कर सकता है, अंडरस्टैंड नहीं करता इमोशंस, एंड बहुत अच्छे से इवन एग्जांपल्स के अंदर प्रेस्क्राइब करके दिखाया हुआ था। यहाँ तक कि देखो आगे फिर दोबारा पूरी डिटेल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कि क्या क्या था, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज क्या है, कैसे नहीं है, और मैंने बकायदा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा। देखो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपके साथ ये वाला LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में क्या है, वो गलत वो आ गया, कॉपी हो गया। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ टेस्ट सीरीज में, और आप इसके ऑप्शन और उसके ऑप्शन बकायदा हम ये PDF डालेंगे, अब बकायदा दोनों के ऑप्शन, ये वाला मेरे वाला आप पढ़ना, फिर ये क्वेश्चन देखना, आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूरा आपको आ रहा है। ठीक है, अब टाइम ज्यादा वेस्ट होगा इसलिए नेक्स्ट ब्लॉकचेन सर ने इतने अच्छे से लिखवा रखी थी कि मतलब नहीं, ब्लॉकचेन के बारे में वो बताएगी। हाँ बेटा खड़ी हो, आप प्लीज कैमरा थोड़ा मूव करें उसकी तरफ। के अंदर आपने बहुत कुछ लिखवाया था, इनफैक्ट वो इतने एग्जांपल्स हमने लिखे थे, सारे क्लासमेट्स के नाम, कुछ लोगों के नाम लेके आपने ब्लॉकचेन्स के जो एग्जांपल लिखवाए थे सारे। तो इधर तो सीधा क्वेश्चन पूछा, इस भाई साहब UPSC वाले को इतना नहीं आता जितना मेरे बच्चों को आता है। देख लीजिएगा, देखो अगला क्राउडिंग आउट ये जो है ना, ये सर ने नोट्स में भी लिखवाया था, और बकायदा सर के टेस्ट सीरीज में ना क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट दोनों साथ में दिए थे कि उसमें एकदम कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होते हैं। हाँ, क्राउडिंग आउट क्या, क्राउडिंग इन क्या है, जिसकी फोटो ये पूरा क्राउडिंग आउट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन अलग से पूछा, और एक जगह देखो ऊपर क्राउडिंग आउट का और नीचे क्राउडिंग इन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इनसे कि क्राउडिंग आउट क्या होता है, क्राउडिंग इन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए जिनेवा कन्वेंशन, ये इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन था कि कौन कौन इंडिया के अंदर रेटिफाई, इंडिया ने किस किस को रेटिफाई नहीं किया। तो इसके अंदर जैसे कि हमने जिनेवा कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है, जो फोर्स लेबर वाला था उसमें ऐसा था कि हाँ इंडिया ऑफ कोर्स करेगा फोर्स लेबर को, तो ऐसे करके हमने हटाया था। और बाकी जो सर ने बहुत बार बातों में बताया था कि माइग्रेंट्स एंड और को इंडिया जस्ट माइग्रेंट वाला आगे आएगा, कन्वेंशन रजिस्टर में लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ वो फोटो नहीं डाली। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के लिए सीधी सी बात, इंडिया क्यों नहीं चाहेगा कोई कन्वेंशन का पार्ट होने के लिए, तो ये बेसिक आगे इनके वो पढ़े शॉर्ट अलग अलग करवा के उसमें आप आंसर देखना। तो जिनेवा पता है कि किसी, जैसे आपको पता है कि कोई युद्ध में किसी बंदी को पकड़ते हैं तो उसके साथ गलत ट्रीट नहीं किया जाए, इसको हम भी साइन करके बैठे हैं, तो उस प्रकार से कन्वेंशन डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए ये अमूर फाल्कन, ये सर ने लास्ट डे लिखवाया था कि साइबेरिया से आती है, नहीं पहले भी लिखा है, लास्ट डे रिवाइज और टेस्ट सीरीज में भी था। इससे पहले टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये चीज आ रखी थी कि साइबेरिया से आती है, जिसके अंदर मुझे ये भी आता है कि सर ने टेस्ट सीरीज में नॉर्थ वेस्ट लिखा था, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में आती है, और बहुत अच्छा लगा। मैं एक दिन पहले ये भी बोला था कि 2 क्वेश्चन अगर आज जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं आए कल, तो मेरे उसका वीडियो अवेलेबल है, उसका वीडियो अवेलेबल है, आप देखना, वो वीडियो प्ले करेंगे। तो जो लास्ट दिन मैंने कहा मुझसे 5000 रुपए लेके चले जाना अगर 2 क्वेश्चन ना आए, वो 2 क्वेश्चन आ गए, बताओ हमें तो लगा 5000 ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए लेक तुर्काना, इसकी मैं स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने एक क्वेश्चन देखा, बेसिकली क्या हुआ था कि सर जब लेक तुर्काना लिखवा रहे थे तो हमने बोला सर जब हमने सब लिखवा दिया, हमको सब आता है। सर ने बोला ऐसे कैसे लिखवा दिया, मैं कुछ तो लिखवाऊंगा तुमको अलग। और सर ने हमको सिर्फ एक ये लिखवाया था कि लेक तुर्काना को जार्डिस ये बोलते हैं यहाँ पे, ड्यू टू इट्स टर्किश कलर, और यही वहाँ पेपर में आ गया, यही सीधा पेपर में आ जब मैंने बच्चों ने कितना रिक्वेस्ट करा था कि सर मैम ने लिखा दिया अच्छे से, आप सर अब रहने दो, ऐसे कैसे लिखा दिया पूरा, रुको अभी। और ये पूरा जेएमएम ने अच्छे से लिखवाया ये जेएमएम का लिखा है तुर्काना कैसे, हेरिटेज साइट है, और यहाँ वो नहीं है जो सर ने लिखा है। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखा है, आप देख सकते हो जेड सी, और वही क्वेश्चन ईगो पे ले लिया था कि मैं लिखवाऊंगा, और यही क्वेश्चन में जेड सी, वो अलग चीज है, तूने स्पेलिंग गलत लिख रखी और तो वहाँ पे सही किया है। ठीक है, तो ये आपका तुर्काना लेक पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर है, हाँ पूरा टेस्ट सीरीज का फिनांस टू रिफाइनेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट और सोशल प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड कहते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, इसमें बकायदा दे रखा है कि आपकी क्या वो एनवायरनमेंट के लिए भी ले सकते हो, सोशल के लिए भी ले सकते हो, किस मार्केट से ले सकते हो, क्या क्या फिक्स इनकम के प्रोविजन होंगे, ये भी मैंने दे रखा है। क्लास में क्वेश्चन पूछ रखा है क्लास में सर ने ऐसे
पॉइंट आउट करके बोला भी था कि तुम लोग ऐसे गलत मत कर देना। वो डालेगा कि एनवायरनमेंट का है, सोशल का है, तुम लोगों को लगेगा ये तो ग्रीन बॉन्ड का क्वेश्चन है, वो सस्टेनेबिलिटी पूछा। देखो ग्रीन बॉन्ड को एलिमेंट, ग्रीन सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए होता है, पर जैसे सोशल डालेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, वो फिर सस्टेनेबल होगा क्योंकि लंबे समय तक चलाना है। इस नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स, देखो मैंने कहा ना एयरफोर्स वो इतने एक्सीडेंट हुए इसलिए पहले में रेड एरो इसी से ब्लैक बॉक्स एलिमिनेट हो रहा था, और इस पे बहुत सारी लास्ट में भी इतनी चर्चाएं की क्योंकि मैं श्योर था इतने एविएशन से इतना सारा मामला हुआ है तो पक्का कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा। ये बताया भी था सर आपने, रेडिएशन पल्सेस से होता है, रेड लाइट से नहीं होता। नेक्स्ट ध्रुव 64, ये साइंस टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि बहुत डिटेल से बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर एक्सेट्रा। बकायदा रजिस्टर में लिखा हुआ देखो, क्योंकि ये मेरे नाम से भी चिप आई थी तो मैंने शायद आपसे भी कभी डिस्कस ना किया और मुझे पता नहीं, विक्रम नाम से ध्रुव 64 ये मोदी साहब ने डिस्प्ले की थी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस किया। और देखो टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा और भी एक क्वेश्चन था निरंतर के बारे में कि निरंतर क्या है, और देखो इतना बड़ा आधे पेज में निरंतर बनाया, और निरंतर का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूट है एनवायरनमेंट के उनको आपस में कोऑपरेट करना। और देखो ये निरंतर प्लेटफॉर्म, ये एनएनसी कोऑपरेशन अमंग इंस्टीट्यूट अंडर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। अब एक एक को मैम ने दिखा रखा है, जू अथॉरिटी क्या होती है, बॉटनिकल सर्वे क्या होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन करने का काम क्या है, निरंतर है। और ये निरंतर क्वेश्चन पूछा तो तीनों सही है, ये तीनों एनवायरनमेंट के इंस्टीट्यूट है, इनको आपस में कोऑपरेशन करना है। पेपर मैंने कहा ना, बात ये तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की तो हमारे ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन पढ़ने का भी तो टाइम हो। खिलाफ उस चीज के हैं कि 2 घंटे में इतना लेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे पढ़े जाएंगे, बात ये है। नेक्स्ट देखिए टोकनाइजेशन, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था, मुझे भगत अच्छे से याद है, मैंने बकायदा चलो मैं ऑनलाइन मिंत्रा में शॉपिंग करा के दिखाता हूँ। दरअसल क्या आजकल वो हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड किसी के नंबर डालोगे तो वो सेव हो जाएंगे, आपकी डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आ गया उसके ऊपर। तो सेम देखो मैंने, अब देखो यहाँ पे थोड़ा देखना क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। और मेरा क्वेश्चन क्या देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी इंप्लीकेशन एंड स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। ये भी तो यही पूछ रहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन क्या, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। पहला ऑप्शन देखना, टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और देखो मैं क्या बोलूं, टोकनाइजेशन एलिमिनेट द लिक्विडिटी डिस्काउंट टिपिकली एसोसिएटेड विद इनहेरेंटली लिक्विड एसेट लाइक फाइन आर्ट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफ एनेबलिंग। फिर टोकनाइजेशन पे मैंने पूछा कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, फिर मैंने पूछा क्योंकि मैं इनको पूरा पढ़ा चुका हूँ ब्लॉकचेन, तो सारी चीजें आपस में लिंक है, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लॉकचेन क्या है। फिर बकायदा फेमा में रिकॉर्ड होता है, किस में होता है ये भी मैं बता चुका हूँ इन लोगों को, इतने डिटेल में जाके हमने पढ़ा, ठीक है। और रजिस्टर में बकायदा लिखाया है ये पूरा टोकनाइजेशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखा रखी थी ग्रीन हाइड्रोजन की ये कैसे बनती है, जैसे कि जो सेकंड स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इसके हेल्प से बनती है, जो मिशन था कि ग्रीन हाउस लेवल एमिशंस करेंगे 2030 तक, ये एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से जयमन ने पढ़ा रखा था। नहीं मैंने करंट में पढ़ा, आप जयमन में पढ़ा था। ये मैंने भी करंट में पढ़ाया है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के, ये जेएमएम वाला है, ये मेरा है, सॉरी ठीक है राइटिंग इसकी है तो मुझे नहीं पता, तो कोई एक मेरा है एक जेएमएम का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ओएनडीसी, सीधा रजिस्टर में भी इतना सारा लिखा है पर वो रजिस्टर में मिला नहीं, कहाँ है। मैंने इनको बार बार ये कहा कि मुझे ओएनडीसी निकाल के दो, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं डिजिटल करेंसी पढ़ा रहा था तो मैं इनमें बड़ा अच्छा चेंजेस करके प्रैक्टिकली समझाया था। तो देखिए ओएनडीसी का जो क्वेश्चन इन्होंने तो बस बच्चा क्वेश्चन पूछा है, अपने स्टेटमेंट देखो आप कि डीपीआईआईटी करता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, इसमें सिर्फ इकोनॉमी प्लेयर है, मेरे पास तो सारे रजिस्टर भी हैं, सारे ई कॉमर्स है, यही नहीं एक क्वेश्चन और पूछ रखा ओएनडीसी में, देखो ट्रेजरीज के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखो पेनिनसुलर ब्लॉक, ये आप राठौर सर ने बहुत अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी बहुत बच्चों को पढ़ा रखे होंगे। जैसे कि इसका जो थर्ड स्टेटमेंट था आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते थे कि जो सदर्न रिवर्स है वो ओल्ड हो गई है, वो वी शेप वैली नहीं बनाती, मोस्टली हिमालयन रिवर्स ही बनाती है। तो आप जब इसको अच्छे से हटाते तो ये जो सेकंड वाला है ये अच्छे से मिल जाएगा कि ईस्टर्न घाट्स के अंदर वेलिकोंडा हिल्स है, महेंद्रगिरी है,
और जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट, मतलब आपको पेपर में इतना पढ़ा हुआ याद नहीं आता जितना आपको बोला हुआ टीचर का याद आता है। मुझे अभी भी याद है जय मैम ने बोला था कि वेस्टर्न घाट डूब रहे हैं और इसका एविडेंस ये है कि ईस्टर्न घाट्स के ऊपर आपको शोर टेम्पल उभरता हुआ दिख रहा है, मतलब इंडिया एक तरफ से सबमर्ज कर रहा है दूसरी तरफ से मतलब अपलिफ्ट कर रहा है। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से याद है जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमने सही किया था। और जैसे ये वाला डीप शी डीप वी शेप वैली हिमालयन रिवर्स बना दिए, शैलो वैली बना दिए पेनिनसुलर रिवर की, जो अपने ओल्ड एज में है। और नेक्स्ट देखिए ये अंडमान निकोबार आइलैंड की। अंडमान निकोबार आइलैंड, इसमें जो थर्ड मतलब एक तो ये तो आपको पता है कि इंडिया के दोनों साइड से मानसून आता है, साउथ वेस्ट भी आता है नॉर्थ ईस्ट भी आता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही था। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर टू मई, अगर आप साउथ वेस्ट मानसून ले रहे हैं तो वो जून के अंदर बिगिन हो चुका है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो अक्टूबर तो दिसंबर है, मतलब दिसंबर से मई तक वहाँ पर रेनफॉल का कोई चांस ही नहीं बनता। मैक्स टू मैक्स कभी हो जाए, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है वो इसलिए एलिमिनेट हो जाता है, आप इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए जैसे ये जो एग्जांपल्स थे कि वेलिकोंडा रेंज कहाँ पे है, महेंद्रगिरी कहाँ पे ये है, देखो ये यहाँ पे बकायदा बाद में महेंद्रगिरी और वो उसका वेलिकोंडा। हाँ वेलिकोंडा इस रजिस्टर के अंदर भी मेंशन है। नेक्स्ट देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS बॉम्ब वाला, एकदम सीधा सीधा था ये नंबर, देखो नंबर तक आ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा BIS रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एंड असेस बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो हमने क्या पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली नोटिफाइड नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म इक्विपमेंट इंडिया। अब देखो इधर इसने कहा कि यार इसका नंबर 19/4/45/2025 है क्या, मेरा भी यही था, अरे इसका नंबर ये है क्या, देखो क्वेश्चन सेम कह रहा है इट विल इंप्रूव इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनमेंट अक्रॉस एजेंसी। देखो मैंने तो टीबी आ रहा है तो DRDO, और इसने थर्ड में देखो DRDO दे रखा है सिर्फ, मैंने तो उसके अंदर जाके भी लिखाया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए शेड्यूल ट्रायल, क्वालिटी का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये सर ने बहुत बार बताया था कि लास्ट में बच्चों ने कहा, मैंने कहा चलो 5th और 6th शेड्यूल में दोबारा बता देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी का। मैंने कहा मैं दोबारा, निशिका ने कहा था सर एक बार फिर बताओ आप, तो दोबारा भी बताया और साफ साफ मेंशन है, देखो रजिस्टर भरे पड़े होंगे, ये भी शेड्यूल ट्राइब एरिया प्लस कितना रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कहाँ लिखा हो, ये सारी चीजें वर्ड टू वर्ड दे रखी हैं। और इतने क्वेश्चन पूछे हुए टेस्ट में, मैंने कुछ क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन पूछे थे पंचायत पे और इन पे SC ST पे, कि सिर्फ वहां से मैं श्योर था क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट देखो यूरोपियन यूनियन, देखो हाँ देखो कौन से मेंबर नहीं है, इतना न्यूज में था, देखो बेलारूस और स्विट्जरलैंड नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है, देखो both Switzerland and Belarus are active signatory and full member state of the European Council। इसका आंसर क्या है, बेलारूस और स्विट्जरलैंड नहीं है। और मेरे एक क्वेश्चन है उसके अंदर, मेरा क्वेश्चन तो स्विट्जरलैंड पॉलिसी को लेकर, लेकिन नीचे थर्ड ऑप्शन देखो स्विट्जरलैंड और बेलारूस दोनों एक्टिव मेंबर है काउंसिल के, यहाँ पूछा ना, दोनों का ऑप्शन में डाल दिया। फर्स्ट स्टेट में भी मेंशन है नीदर ए मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन और बने एलिमिनेट हो जाता, जरूरत ही नहीं, उस स्टेटमेंट में साफ साफ हो जाता। नेक्स्ट देखिए, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 जगह चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कोलंबो प्रोसेस, दूसरा अबू धाबी डायलॉग और तीसरा है ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। 4 है ना, 3 है ना। तो देखो अबू धाबी डायलॉग तो यहाँ पढ़ो कि मैंने अबू धाबी डायलॉग पे क्वेश्चन पूछा और कहाँ लिखा है वो भी देखना। फिर देखो यहाँ मैंने कोलंबो लिखा है वो पढ़ो, फिर कोलंबो पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा, कोलंबो प्रोसेस। तो अबू धाबी कोलंबो प्रोसेस अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तीसरा बचा हुआ है GFMD, और यहाँ आके GFMD पढ़ो। ये कोलंबो प्रोसेस, ये रहा GFMD पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा। तो क्या किया, इन तीनों क्वेश्चन को मर्ज करके यूपीएससी ने एक क्वेश्चन बनाया है। इसलिए बता रहा हूँ कि 2 घंटे में क्या हालत हो जाती है, सोचो आप। मैंने तो 3 जगह पूछे हैं और उसको क्या कर दिया उसने, एक ही बना दिया। नेक्स्ट देखिए मैंग्रोव। अब मैंग्रोव जी जय मैम ने हमें एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से कराया था, मैंग्रोव वेटलैंड्स वगैरह सारी चीज़ें। अब हम सबको पता है मैंग्रोव जो है वो सैलिनिटी को वो कर सकते हैं, और ये सेम वही क्वेश्चन है पूरा एग्जैक्ट रजिस्टर से। देखो ये रजिस्टर से यहाँ से आंसर आ जाएगा। भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, लिटोरल अपार्ट प्लांट फॉर्मेशन करता है,
और ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू सैलिनिटी स्ट्रेस, ये सीधा लिखा हुआ है वहाँ पे, और वही क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। इसलिए आंसर इसका 3 हो जाता है, ओनली 3 जो साफ साफ निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है प्राइवेट एंटाइटीज इंडिया इन द स्पेस प्रोग्राम, मतलब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में कौन कौन सी प्राइवेट एंटाइटीज काम कर रही क्या नहीं कर रही। तो एक तो इन स्पेस ऑप्शन में था, तो मर के इतना लिखा है भाई इन स्पेस कैसे डील करती है क्या करती है। सेकंड देखो अग्निकुल कॉस्मोस में मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि अग्निकुल कॉस्मोस कैसे डील करती है, प्राइवेट कंपनी जो खरीदने का काम करती है। तीसरी का कोई लेना देना नहीं, उसने झूठ बोला जो आंसर में नहीं है, इसलिए दोनों मैंने करवा रखी है, अग्निकुल भी और इन स्पेस। देखो आगे इन स्पेस की पूरी डिटेल भी है, अच्छा इसमें नहीं डाली, ये अग्निकुल कॉस्मोस और ये रही इन स्पेस, स्पेस डेवलपमेंट कैसे इसरो की है, इन स्पेस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या है, NSIL एक कंपनी है वो भी मैंने लिखा रखी है, तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी लिखा रखी है, 4 ही कंपनी है उसकी। नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र ये सर ने साइंस टेक में लिखाया था सर ने कि ये हमारी डिफेंसिव शील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सर ने काफ़ी डिटेल में कराया था कि ये पब्लिक प्लेसेस को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो सीधा यहाँ पे सर ने लिखाया भी अच्छे से एकदम कंप्लीट हो जाएगा 2000। पर इसका आंसर और बेस्ट निकलेगा, भावना निकालेगी। भावना बताना भी इसका आंसर कैसे निकाला था, आगे वाली स्लाइड। यस देखो यहाँ पर अलग से डिटेल में। हाँ मोस्ट ऑफ हम इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ऑल पब्लिक प्लेसेस तो हो ही नहीं सकता कि आप इंडिया तो गरीब देश है, पर देखो मैंने लिखा रखा था ऑल पब्लिक प्लेस पे होगा, और यही क्वेश्चन में था देखो, इसीलिए 2035 तक ऑल पब्लिक प्लेस में होगा नहीं। बाकी ये जो मैम ने लिखवाया था वो सर ने भी लिखवाया था, तो डबल टाइम पर अच्छा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ दीपक वो कुलदीप, अभी अकुल क्लास सबमरीन ये सर ने ये दोनों लिखवाया था, और ये अकुल क्लास का सर ने क्वेश्चन भी बोल दिया था, और वैसे हम लोगों को ऐसे बोल के भी बताया था कि ये सर ने मतलब कि ये रशिया से हेल्प लेके इंडिया ने ये डेवलप करा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इंडिया में कौन सा बना है, तो ये 2 हो गए, तीसरा हट गया, आंसर आ जाता है। क्लास से अलग से क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट पे तो साक्षी को भी दिया था, उसने दिया कि हमारे इतने 13 तो नहीं है, क्वेश्चन में 13 थे, 17 है ना, तो देख लो ये क्वेश्चन पूछा। बकायदा होते क्या है जो तूने बताया था, है खूब सारे पर ढूंढने की टेक्निक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा, आपने बहुत अच्छे से किया। और यहाँ तक कि मैंने तो वो 17 के नाम भी बच्चों को याद करा रखे। देखो ये वो 17 है, ये पूरी डिटेल है रेयर अर्थ एलिमेंट की, कहाँ कैसे किया, जिसमें क्वेश्चन सबके नाम भी लिखा है सर ने, बाय चांस ये भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू दिल्ली एआई समिट बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई। एआई तो चल ही रहा है, तो मैंने तो एआई तो इनके खून में डाल दी है। अभी हुई थी, चाइना से रोबोट ले लिया था और हमने बता दिया था ये तो हमारा है, उड़ी भी बहुत थी बार, इसीलिए इस पे फोकस किया गया था। कौन सी थी गोविंद का यूनिवर्सिटी, कौन सी थी? हाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो उसके कारण ज्यादा देखना पड़ा, और वही क्वेश्चन यहाँ आ गया, चक्रा क्या है और ये सारी चीज यहाँ आ गई। उसका स्टेटमेंट क्लियर, उसका सेकंड ऑलमोस्ट सेम थे कि 7 चक्रा पिलर्स, तो इसमें भी आपने भी 7 चक्रा पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CEIB, SFIO और CBI के बारे में। तो देखो CBI के बारे में तो क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया था, किसको दिया था बोलने के लिए, CBI पे कौन बोला था, CBI भी दिया था ना एक दिन, हाँ इसको दिया था जो बहुत ही घटिया बोला था इसमें। तो देखो CBI के ऊपर ये पूरी डिटेल बकायदा क्या क्या है CBI। दूसरा SFIO, ये देखो मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ SFIO, वही सेम चीज अगर आपको दोनों दिनों पढ़ के एक क्वेश्चन बना दिया, ये हालत है, इसलिए वो टफ लग रहा है आपको पेपर, ये SFIO। तीसरा कोई लेना देना नहीं, मैंने बोर्ड करा रखे हैं तीनों, तो इसलिए SFIO और CBI से क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कितना टफ क्वेश्चन, एक्सचेंज, MSME वगैरह, ये तो सर ने इतनी बार लिखा है, साइंस टेक में भी लिखाया है और इकोनॉमिक्स में भी लिखा है, MSME जितनी बार पढ़ते। ये देखो बकायदा ट्रेंड्स किस प्लेटफॉर्म पे, देखो पहले क्वेश्चन देखो, M1 एक्सचेंज प्रोवाइड कोलेक्टर बेस्ड लोन, मेरा ऑप्शन देखो, प्रोवाइड कोलेक्टर बेस्ड लोन डायरेक्टली टू MSME, देखो पूरी यहाँ तक मेरी लाइन सेम है। सेकंड कह रहा है ये एक्सचेंज करता है डिसकाउंट इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME में, क्या देख इट इज ट्रेड, ये दिखा, या देखो इट फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर MSME, देखो पूरी लाइन। ऐसे थर्ड देख लो MSME में, तो वो पहले मैं डाल चुका हूं डायरेक्टली टू MSME, ये देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वापस आ गए, इतना डिटेल में पढ़ा था। ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ना ब्लॉकचेन पे, वो वाला क्वेश्चन, ये देखो ब्लॉकचेन की जो पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक माइनस करना है, 2 क्वेश्चन हमारे, टाइम नहीं था इतना। अगला देखिए सागरमाला प्रोग्राम,
ये तो सर ने छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि इतना न्यूज़ में चल रहा है अभी, इंडिया डेवलपिंग और डेवलप्ड फेज में चल रहा है, तो सर ने ये सागरमाला अच्छे से कराया था एकदम डिटेल में। ये देखो 10 ईयर ऑफ सागरमाला प्रोग्राम की पूरी मैंने प्रोसेस कराई इनको, यहाँ तक कि सागरमाला का फिर देखो पूरी सागरमाला है 2.0 2025 और ये क्वेश्चन में 2.0 2025 और ये मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पोर्टलैंड है क्या है, कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए माधव नेशनल पार्क। हाँ। ये सर ने सीधा सीधा बताया था कि एमपी में है, क्वेश्चन ने कंफ्यूज करा, एमपी राजस्थान दोनों में है, तो यहाँ से सीधा एलिमिनेट हो आगे वाला जो हाँ टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वो हाँ टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ये तो सीधा हो ही रहा है। आगे देखो ये रहा, यहाँ तो लिस्ट ही हो रही है टेस्ट सीरीज का सेम क्वेश्चन है कि द पार्क इज जॉइंटली शेयर्ड बाय एमपी एंड राजस्थान, इससे एलिमिनेट हो रहा है और यही ऑप्शन मेरा था। ये वाला भी सांख्या सागर सांख्या सागर रामसर साइड भी बच्चे एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन सर ने ये दे दिया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया प्रोविजन कास्टिंग। हाँ अब ये तो कैसे ही छोड़ दे, सर ने इतना अच्छे से हमें बोला था कि शेड्यूल रट लेना, शेड्यूल रट लेना, और सर ने इनफैक्ट टेस्ट सीरीज में भी घुमा के पूछा था, शेड्यूल 5 की 6 में डाल दी थी, 6 की 5 और में यहाँ डाल भी दी सेम क्वेश्चन है और यहाँ भी सेम 6 की 5 6 की 5 में डाल दी। ये सर ने बोला था स्वैप करता है ये, और ये कर गया यहाँ पे। तो मैंने ये पूरा रजिस्टर में इतना अच्छे से लिखा रखा है, यहाँ भी बकायदा रिजर्वेशन वाला भी पोर्शन है और यहाँ भी पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई और ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। अच्छा ये भावना बताएगी क्यों कैसे किया आगे है वाली स्लाइड। हाँ पहले भावना ये बताइए। यूपीआई और सीबीडीएस इसका पूरा था। टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं देखा, इसके पहले 3 ऑप्शन मैंने देखे ही नहीं जब इनकरेक्ट पूछ रखा था। मैंने बस ये देखा कि यूपीआई और इसके दोनों ने बोला कि लाइबिलिटी उसके ओनर रेस्पेक्टिव बैंक और यूजर के पास जाती है। मुझे बस इतना याद था कि सर ने डिजिटल वाले में मुझे बोला था कि उसकी लाइबिलिटी हमेशा आरबीआई के पास रहेगी क्योंकि आरबीआई उसका इशूअर है। मैंने इसको टिक करा, मुझे कोई देना नहीं था कि ऊपर क्या चल रहा है। और इवन इसकी आगे वाली जो स्लाइड के अंदर उसमें मैंने डिफरेंस करा रखा तीनों का कि देखो सीबीडीसी और यूपीआई में क्या क्या है। जैसे इसका हु इश्यूज तो आरबीआई अगर इशू कर रहा है तो लाइबिलिटी आरबीआई की ही होगी और यहाँ पे बैंक और ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एफआई इंडेक्स, ये तो बच्चे ही बता देंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पैरामीटर्स एक्सेस यूसेज एंड क्वालिटी, और यही पूछा कि किस आधार एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी, और यही मैंने पैरामीटर क्या था कि यूजेज पे ज्यादा फोकस था या क्वालिटी पैरामीटर ज्यादा था। तो मैंने 4 ऑप्शन बताया, इनका क्वेश्चन सिर्फ एक ही ऑप्शन पे। नेक्स्ट है एरी सिल्क। देखो ये क्वेश्चन इतना मतलब मैंने सिल्क को बहुत अच्छे से कराया था कि 4 सिल्क मिलती है, एकमात्र इंडिया जो प्रोड्यूस करता है। मैंने चारों सिल्क के अंदर जाके भी लिखाया कि एरी सिल्क क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। तो एरी सिल्क के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम था करंट में, वो भी मैंने लिखाया। और देखो मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा, देखो ओएको टैक्स सर्टिफिकेट फॉर एरी सिल्क, और इधर देखो ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन ऑमिटेड फॉर द एरी सिल्क, ये मेरा क्वेश्चन था। फिर देखो बकायदा इसमें इट अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर टू ये तो ओरी टैक्स सर्टिफिकेट एंश्योर दैट टेक्सटाइल प्रोडक्ट आर टेस्टेड फॉर हार्मफुल सब्सटेंस, ये देखो कैन बी हेल्प इंडियन एरी सिल्क एक्सपोर्टर। यहीं से इस ऑप्शन से पूरे तीनों का आंसर आ जाएगा। मैंने तो ये भी WTO बकायदा MEHHDC इनकी भी डिटेल जो क्वेश्चन में है भी नहीं, मैं इतने डेप्थ में जाके पढ़ाया। नेक्स्ट देखिए रेड प्लस, ये तो बड़ी महाभारत हो गई। देखो क्वेश्चन पूछा रेड प्लस प्रोजेक्ट, तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जैम में पढ़ाए मैं क्यों पढ़ाऊं, पर मैं तो लास्ट में फिनिशिंग हाँ जैम ने लिखा है आगे देखना। लेकिन जैम से एक गलती हो गई और कोई भी नहीं कर पाता इसको कि खासी हिल कम्युनिटी रेड प्लस प्रोग्राम। अब मैं देखो क्या किया मैंने, मेरा क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू द खासी हिल रेड प्लस प्रोग्राम, मेरा क्वेश्चन ही आंसर है। इन्होंने पूछा रेड प्लस प्रोग्राम के लिए आंसर है खासी हिल कम्युनिटी, और मेरा क्वेश्चन है खासी हिल कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट, और फिर उसके अंदर की डिटेल पूछी थी। तो इसका मेरा क्वेश्चन इसका आंसर, और ये जेएमएम ने जो पूरी डिटेल कराई थी रेड प्लस की वो ये रही, और लास्ट में जेएमएम की एक छोटी सी शॉर्ट कमिंग जो कहीं किसी को हाथ नहीं आई वो मैंने पूरी कर दी खासी हिल। नेक्स्ट है फॉक्सटेल ऑर्चिड, देखो ये कुंडी को जाएगा। ये सर ने यहाँ पे फॉक्सटेल नाम से ही बोला था कि तुम लोग लोमड़ी मत करके आ जाना, वहाँ पे फॉक्सटेल है तो उसका याद रखना कि ये लोमड़ी वगैरह नहीं है, ये एक फ्लावर है। और ये सर ने ये भी बताया था अच्छे से कि अरुणाचल प्रदेश और असम का नेटिव फ्लावर और स्टेट फ्लावर भी है, इनका नाम अलग अलग था उधर, लेकिन हाँ दोनों का। और देखो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया था फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये ब्रैकेट में नाम था, इसका दूसरा नाम डाल दिया एग्जाम में, पर ब्रैकेट में ये भी दिया था, और ये मेरा क्वेश्चन था, पहले से एलिमिनेट हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मेडिसिन। जेनेटिक मेडिसिन तो सर ने जीनोम एडिटिंग लिखाई है, सारी चीज़ें एडिटिंग से सारी चीज़ें लिखाई है सर ने, जीन्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चन तो हम छोड़ने वाले थे नहीं, टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार क्वेश्चन लिया सर ने, इसमें एक साइंस का पूरा पेपर ही दे दिया था सर ने एक बार, कि उसमें पूरा बार बार कैसे एडिटिंग होती है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं है, कैसे है, सारी चीजें। और मैं टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए इसके ऊपर। नेक्स्ट है स्टील टेक्नोलॉजी। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन आना ही था, ऑपरेशन सिंदूर चला है, कौन कौन से स्टील टेक्नोलॉजी से बनी है चीजें, तो हमने बहुत अच्छे से फोकस किया। सेम देखो ये पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब स्टील टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं भी यही पूछ रहा हूँ, बताइए स्टील टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैंने तो बकायदा पूरी लिखाई भी है इनको कि कैसे रिफ्लेक्शन, कैसे क्या, कैसे नहीं, यही क्वेश्चन नहीं है। इस पे भी सर आपने जोर दे के बताया था, ये इंक्रीज वाला आपने कहा था डिक्रीज होता है, तो इस पे। नेक्स्ट देखिए, ये हुल्क गिवन एक न्यूज में था, पीछे हमारी स्लाइड में डल गया, मैंने कहा लास्ट में रखना, ये उस स्लाइड का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। इतना टाइम सुबह 6 बजे से पागलों की तरह बैठे हैं ये छोरे, ये दीपक आकाश, ये दोनों 6 बजे से, तब जाके ये क्वेश्चन निकले। आप मेरे रूम में जाके देखें एक बार, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा इनकी मेहनत करते हुए सुबह का, वो आप देखना। पूरे नहीं निकले सर। अगला है ड्रोन स्वाम, ये दो। हाँ ड्रोन स्वार्म्स, ये सर ने बताया था, एक ड्रोन्स का जो झुंड होता है एकदम, सारे के सारे ड्रोन एक साथ अटैक करते हैं। और बकायदा देखो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लिखा है। मैंने ड्रोन तो मैं साइंस टेक, मुझे पता है एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैंने मुश्किल से 20-25 दिन में क्लास लेता हूँ, डेली रिवीजन, फिर मैं एक एक टॉपिक पे अच्छे वो क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि रिवीजन अच्छा हो जाए। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी मैंने दिखा दी, यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी कि कौन से पे, और मैंने बकायदा रेडियो फ्रीक्वेंसी दिखा दी, मैं तो क्वेश्चन के अंदर आंसर डाल दिया। हाँ नेक्स्ट, भारत फोरकास्ट पर जी सर ने बहुत डिटेल में सुबह पूछ के पागल हो गए, कहाँ है, लास्ट में आते हुए 15 मिनट पहले मिला कि ये रहा कि भारत फोरकास्ट जो IMO उसके साथ ही, और हमने वहीं पढ़ा किसने बनाया, क्या बनाया, पूरी डिटेल कि ब्लॉक लेवल पे हेडर होता है और सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ASEAN मेंबर कंट्रीज। कालादान प्रोजेक्ट बहुत बार पढ़ लिया था, कमलेश सर ने पढ़वा दिया, जेरेमी ने पढ़वा दिया, सर ने पढ़ा दिया, और मैंने 5-6 दिन पहले पढ़ाया। सबसे बड़ी बात ये कि पहले पढ़ाया, फिर मैंने सारी चीजें वापस रिवाइज की। देखो कालादान के बारे में डिटेल है, ये रही कालादान के लिए ASEAN को लेके। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन देखो, आप मैंने कालादान भी डाला है और अगरतला रेल लिंक भी डाला है क्वेश्चन के अंदर, और यही अगरतला रेल लाइन क्वेश्चन के अंदर मैंने सेकंड ऑप्शन बना के डाला कि ये तो थर्ड है वहां पे, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर भी दोनों को ज्वाइंट करके बनाया है, क्योंकि म्यांमार पार्ट है ASEAN का, सीधी सी बात है, इसलिए म्यांमार से जो रास्ता जाएगा वो पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं यूपीएससी को म्यांमार से क्या प्यार है, पिछली बार सितवे बंदरगाह पहुंचा, इस बार ये, तो वो यही चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाँ UN ऑर्गेनाइजेशन, ओ भाई साहब ये मेरा वो क्वेश्चन था 5000, मैंने कहा आएगा ही आएगा, कि किसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। 4 ऑप्शन में किसको, देखो साफ साफ 2 टाइम्स नोबेल UNHCR को, ये लिखा हुआ सीधा देखो 2 टाइम्स, तो किसको 2 बार मिला ये पूछा है, ये UNHCR का 2 टाइम्स। नेक्स्ट देखो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिवर, हाँ ये थोड़ा सा अभी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी के जिसपे मैं तो खुद ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, 30 तारीख तक अलाउ, आज आंसर की आ जाएगी, जिसमें इसका आंसर हमने जो पढ़ते हैं उसके आधार पे भी दोनों होते हैं, सतलज भी है, इंदस भी है, पर ये किसको मानता है वो हम बाद में देखेंगे। तो हमने तो दोनों पढ़ रखे हैं, सतलज भी अपनी और इंदस भी अपना, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, अभी तक होल्ड करेंगे, उनका वेट करेंगे। नेक्स्ट है 0 FIR, सुबह से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही, कहाँ है सुबह से, और मैंने 10 दिन पहले फिर शशिकला मैम को फोन किया अभी दोपहर में, मैंने कहा शशिकला, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा के फिर मैंने शशिकला मैम को पढ़ाई थी, मैंने कहा 0 FIR ये होती है और E0 FIR ये होती है, जब मेन डिफरेंस बिटवीन द 0 FIR एंड E0 FIR। तो मैंने ये, और मैंने फोन पे जय मैम को भी पढ़ाई है, मैंने कहा कि 0 FIR और E0 FIR मैं याद कर रहा सर आपने समझाई थी, लिखाई नहीं। तो फाइनली जाके 1 घंटे पहले मिली कि मैंने 0 F बोला, सर क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया था, तो 0 FIR के बारे में सारी डिटेल, और फिर E0 से कंपैरिजन करके भी मैंने बताई कैसे बेल होती है, क्या होती है, क्या नहीं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यूपीएससी चाहता क्या है। अरे ये पूछ लेना 0 FIR होती क्या है। 0 FIR के लिए आप क्रिमिनल कोड पढ़ो जाके, 173 के 2 पैरा में दे रखा है, तब जाके इसका आंसर अभी भी डाउटफुल है, मुझे तो लग रहा है ये गलत है।
क्वेश्चन गलत है, हालांकि आंसर आ रहा है पर ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो इसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नमसा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर, देखो सीधा क्वेश्चन है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पे पूरी दिल्ली रो रही है सब, ये क्वेश्चन आ कहां से गया, इतना जाके कौन पूछता है। और देखो अपने यहाँ पे फिजिक्स के नोबेल प्राइज लिखा हुआ था जॉन क्लार्क, और ये रहा जॉन क्लार्क। सर ने फिजिक्स के नहीं सारे नोबेल लिखाए उस साल जिसको मिले, सारों के नोबेल, इसलिए सारे तो नहीं लिखे, सारे लिखाए, सारे केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, पर मैंने इसका भी लिखा था जॉन मोकरे का। हां उसका भी लिखा। ठीक है, ये 69 में 168 क्वेश्चन हम इतने टाइम में निकाल पाए आपके सामने, जो कि कहीं पे सोचने पे भी मजबूर नहीं होना, आपको अलग से कुछ नहीं करना। एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला था जो सीधा ऐसे हो जाता बहुत है, नहीं, मतलब वो कराए पर वो लिखा काम, हम नोट्स मिलेंगे भी नहीं इतने जल्दी, पूरे 8-10 महीने का बेसिक क्वेश्चन था, बोल के भी सर ने इतनी बार बताया तो 70 हो गए। तो फाइनली चलो ठीक है, इसके लिए हम कुछ इस बार जो एग्जाम दिया है, जो खुश होके मेरे पास है उनसे बात करें। अक्षिता आजा भाई। पेपर देख के सारा पेपर देखा बहुत मज़ा आया था, पेपर देख के सारा पेपर देखा लग रहा था, और हम लोग रियलाइज़ भी नहीं हुआ, पेपर ख़त्म होने के बाद आराम से खाना वाना खा रहे हैं, उसके बाद सीसेट देने गए थे, तो मज़ा आया। इसके लिए ताली बजाओ सीसेट। अब एक लड़की हमारे पास के बारे में कॉन्फिडेंस तो बहुत था पेपर देके, वो हुआ या नहीं हुआ वो पता नहीं अभी। पेपर देके को ये मुझे अच्छा लगा कि ठीक है कि अब आंसर की मैंने भी जारी नहीं की, क्योंकि यूपीएससी हर बार कोचिंगों के चक्कर में आंसर की नहीं मानते, बस ये कि हमने हार्ड वर्क किया, उससे हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं, मेरे लिए जरूरी है, समझ गए। अब जैसे इन दोनों का 35+, क्योंकि इनकी तो मेरिट ही वो बहुत कम रहनी है, तो वो इसलिए हम हैप्पी थे कि हाँ ठीक है भाई कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब इतना सही है, ठीक है, थैंक यू। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है, कोचिंग वाले को, हमारा तो खाना खजाना भी उससे चलता है, लेकिन गलत है, वो गलत है, वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ, दूसरी चीज के खिलाफ नहीं। लेकिन याद रखना, हार्ड वर्क ही सॉल्यूशन है। ये तो गए गुजरे हैं, इनसे कोई अपना हार्ड वर्क तो हम अच्छा कर ही सकते हैं ना, वो उस लेवल का होना चाहिए कि साला कोई भी आ जाए तो क्यों झुकना। ये आपके सामने हार्ड वर्क है। मैं आज कह रहा हूँ आपकी अगर 32-33 के ऊपर भी मेरिट चली जाए तो मुझे बता देना, आ जाएगी अभी, या 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने होगा। और जो बात मैंने आपको पहले बोली, क्या वो पूरी नहीं हुई क्या? क्योंकि आई ट्रस्ट ऑन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किसको कहते हैं? पढ़ाई को। सुबह 5:30 बजे बैठते थे यार, रात को 10-11 बज जाती थी डेली, पूरे दिन का ये पिछले 4 महीने 5 महीने से ये शेड्यूल अपना रखा है। आज इसके पापा मम्मी दोनों आए मेरे पास, कुलदीप के, बोला सर प्लीज अब सुबह वाला टाइम मत रखना, हाथ जोड़ के उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। तो हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क है, अगर आप मेहनत करोगे तो मिलेगा सब। समझ रहे हो बात को? क्रॉस विक्रम राठौड़, इट्स ट्रू, आपके सामने। तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे सर, इनसाइडर है गाइस। चलो ठीक है, थैंक यू। याद आएगा, टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस बात पे ट्रस्ट कर लेना। तुम्हें ये नहीं याद आएगा कि मैंने क्या लिखा था, तुम्हें ये जरूर याद है सर ने ये बोला था। जैसे कुलदीप को याद आता कि वहाँ पे फॉक्स से तुम फॉक्स मत समझ लेना, लोमड़ी मत समझ लेना। मुझे भी बहुत सी चीज़ें याद आई थी, मतलब ऐसा था कि जो चीज़ें मेरे को याद आ रही थी मैं उनसे बहुत आराम से चीज़ें एलिमिनेट कर पा रही थी। और एक दूसरी मैंने जैसे बताया था कि नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अब जैसे वहाँ पे बहुत बच्चे थे जिनके पास नॉलेज था, लेकिन उतना पेपर देख के वो इतना डर गए कि वो नॉलेज कहीं यूज़ नहीं आया। मैंने जब पेपर खोला, टू बी ऑनेस्ट, मैं उसमें ऐसे टिक मार रही हूँ कि हाँ इसका ये है, इसका। फिर मुझे याद आया कि मैं कोचिंग में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा तो सोच के कर। फिर मैंने टाइम लेना शुरू करा, तो वही पर बहुत ऐसा फैमिली लग रहा था, अच्छा ये भी सुना हुआ, ये भी सुना हुआ। तो उससे इतनी हेल्प हुई कि हम अपने आप को काम डाउन कर पाए। हमें ये पता था कि हाँ हमारे पढ़ रखा है, हम कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि आपको ये पता है कि आपने सब पढ़ रखा है और सर ने आपको सब पढ़ा रखा है। ट्रस्ट द प्रोसेस।